हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। पॉलिटी के लेक्चर्स 65 हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 66 है और ये सारे लेक्चर्स आपको पॉलिटी को समझने में हेल्प कर पा रहे होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अभी 16 ऑफ जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, पूरे साल भर का सभी सब्जेक्ट्स का, केवल पॉलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर आपको अवेलेबल है। उड़ान 500 के वीडियोस अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज अवेलेबल है, कराए गए हैं। ठीक है, साथ ही अपकमिंग में आपको आज आपका 5 ऑफ जून है, 8 को आपको 100 क्वेश्चंस पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस भी मैं लाइव कराऊंगी। कई सेशंस आपको अभी दिए जा रहे हैं जो कि यूपीएससी 24 के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत तसल्ली से, जैसे कि अगर आज का टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त, तो जो भी आपको साल भर में इसमें करंट अफेयर दिखाई देता है आप उसको एड ऑन करते चलेंगे, चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलो, है ना। अभी अगर आप प्रीलिम्स के लिए एक बार थोड़ा सा चीजों को गो थ्रू करोगे कि जो बच्चा 2024 का प्रीलिम्स दे रहा है 24 का, उसके लिए जो सीरीज आ रही है, तो आपको एक आइडिया तो लगेगा कि अच्छा मुझे इतना पढ़ना पड़ता है, मतलब लास्ट में ये सारी चीजें मेरे लिए जरूरत होती है। ठीक है, 25 के टाइम भी ये सारे काम हम करेंगे कि आपको हेल्प जो है वह काफी हो जाए। अच्छा, सो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, @मंजू PW UPSC वाला सर्च करके ज्वाइन कर लो। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, क्लासेस का लिंक एंड बाकी PDF नोट सब मिल जाता है। चलो, तो शुरू करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त। आपने अब तक सुना है कि ये वर्ड आखिर है क्या? आपने शायद सुना होगा 11 के आसपास अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा, है ना, जिसमें अरविंद केजरीवाल सहयोगी थे शुरुआत में। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि अन्ना हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के लिए एक प्रॉपर जो लोकपाल है वो बनाया जाए, एक तंत्र बनाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑफिस है, एक पदाधिकारी है। तो विश्व स्तर पर अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व परिदृश्य क्या कहता है, वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे बच्चों, तो इसमें यह दिखाई देता है कि कुछ जो कंट्रीज हैं, जैसे कि हम स्वीडन की बात करें, इस तरह न्यूजीलैंड की बात करें, तो कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनके द्वारा एक ऐसी संस्था बनाई गई थी और उसको नाम दे दिया गया था ओम्बुड्समैन। तो ये ओम्बुड्समैन से बाद में आता है, ओम्बुड्समैन, या उसके वर्ड को हम थोड़ा सा और डिफाइन करें और उसमें हम केवल ओम्बुड वर्ड की बात करें, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा प्राधिकारी या संस्था जो कि आपकी शिकायतों को सुन ली या किसी के प्रतिनिधि के रूप में आपकी शिकायतों को सुन रहा है। तो विश्व परिदृश्य कैसे ये स्थापित होता है, कैसे ये विश्व स्तर पर स्थापित होता है, कैसे बाकी देशों में क्या डिफरेंस है, जैसे कि न्यूजीलैंड ये कहता है कि हमने, अच्छा एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूं कि न्यायालय को बाहर रखा जाए लोकपाल और लोकायुक्त से, या फिर न्यायालय को भी उसके अंदर, मतलब न्यायालय में भी अगर भ्रष्टाचार है, इस तरह की चीजें हैं, शिकायतें मिली, तो जांच की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। 2011 में भी इवन जब मुद्दा बार बार अटक रहा था, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आप पीएम को भी इसके अंतर्गत रख रहे हैं। तो अगर आप पीएम को रख रहे हैं, अगर न्यायालय को आप इसके अंदर रख रहे हैं, तब आप कैसे जो लोकपाल की संरचना है वह बनाएंगे, ये एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर देखो कि जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने ये कहा था कि ठीक है, न्यायालय को बाहर रखते हैं, मतलब न्यायालय को हम इसके दायरे में नहीं रखते हैं। और न्यूजीलैंड ने भी सेम किया था। बट जब हम स्वीडन की बात करेंगे, स्वीडन ने क्या किया कि न्यायालय को भी इसमें शामिल करा, मतलब अगर उसमें भी जो अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश हैं, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, भ्रष्टाचार है, तो उनकी भी शिकायतें होंगी। तो यहाँ पर भारत में जो स्थिति है वह क्या है, कैसे शुरू होता है, देखो ये शुरू हुआ और ऐसा नहीं है कि आया और जस्ट विधेयक आया और ये कानून बन गया, अधिनियम बन गया। कम से 10 बार ऐसा प्रयास किया गया था। ये प्रयास इंदिरा गांधी के समय से 1968 से शुरू हुआ। ध्यान रखना, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, बीच में 10 बार, इन 1968 से लेके 2011 में जब एक नवा बिल आया और उस बिल के बाद जो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 आया, उसके बाद जब ये चीजें कंटिन्यू होती हैं, तब उसके पहले 10 बार लाया जा चुका था, लेकिन किसी न कभी लोग
लोकसभा भंग हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी सरकार गिर जाए, और ऐसे चलते ये विधेयक कभी अधिनियम ही नहीं बन पा रहा था। ये प्रॉब्लम थी। बट 2011 के आसपास जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी और लोकपाल लाओ इतना ज्यादा जब आंदोलन हुआ, तो फिर सरकार को मजबूर होकर 2013 में लाना पड़ गया था। तो भारत में स्थिति आखिर क्या है, ठीक है, लोकपाल क्या करता है, इसकी आवश्यकता क्या है, कार्य क्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है 2013 इसको पढ़ेंगे, प्लस इसमें हम 2016 का भी एक एक्ट है, और इसके अलावा लोकायुक्त की मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितना हो सके जो लोकपाल रिपोर्ट दे रहा है उसके बारे में भी बता पाऊं। जैसे कि इसके पहले आपको अगर सीबीआई बताया, सीबीआई के बारे में हमने जांचा, तो हमने जाना कि सीबीआई किस तरह की रिपोर्ट्स अभी तैयार कर रही है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि हो सकता है करंट अफेयर में, प्रीलिम्स में या मेंस में वहां से क्वेश्चंस जो है वह आ जाए, है ना। इसकी कमियां क्या है और लोकायुक्त जो है वह क्या है। सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई थी, कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन पहले देखते हैं। निम्न पर विचार करते हुए असत्य को चुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एलएम सिंघवी ने 1963 में लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द है वह गढ़े थे। ये शब्द आखिर किसने दिया? आपको क्या याद है कि क्या हमने सिंघवी, एलएम सिंघवी की बात क्या हमने पंचायतों के संदर्भ में की थी? अगर की थी तो किस संदर्भ में? तो एलएम सिंघवी के द्वारा ही सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त जैसे जो शब्द है इसको गढ़ा गया था। 1966 में आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और यहां पर ये आप देखेंगे कि ये जो आयोग बना था नागरिक की शिकायत के निवारण में जो कमियां थी इस पर आया हुआ था। 1966 में इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी, और जो मोरारजी देसाई हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आया हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, आपको याद होगा कि जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी वाली जो सरकार है वह भी बनी हुई थी। तो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया, और केंद्र और राज्य के स्तर पर दो स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया कि दो अथॉरिटी हो, उसके बारे में सिफारिशें दी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद 1968 में लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और अधिनियम बना। पारित तो ये हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 बार पारित हुआ, पर ये अधिनियम जो है ये बना, ये यहां पर गलत है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ठीक है, कि एलएम सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त की बात की, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दो स्तर पर बात करता है, यानी केंद्र स्तर पर लोकपाल हो, राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हो। क्लियर? तो अब हम चलते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर हमें जरूरत क्यों है लोकपाल की, हमें लोकपाल की जो जरूरत है आखिर वह क्यों है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम इसकी एक पृष्ठभूमि की बात करें तो हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या जरूरी है? सामाजिक आर्थिक विकास, लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास और कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की हमने बात की, और कल्याणकारी राज्य। अब देखो कि हमने जब इस व्यवस्था को अपनाया, ये बताओ कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। कि आपने कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को अपना लिया, आपने एक ऐसी योजना बनाई जो कि किसी अंतिम पायदान पर खड़े समाज के सबसे पीछे खड़े हुए जो व्यक्ति उसको सहायता कर रही है। तो इसके लिए हमें चाहिए थे नौकरशाह, लोक सेवक, ब्यूरोक्रेट्स। नौकरशाही तंत्र लिख लेते हैं। तो हमें नौकरशाही तंत्र चाहिए था, और ये जो तंत्र है ये क्या करता? नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने का काम करता। नागरिकों तक सेवाएं, योजनाओं का लाभ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर नौकरशाही तंत्र को, सिविल सर्वेंट को, नौकरशाह को, सिविल सर्वेंट्स को काम करना था तो इसको शक्तियां भी तो दी जाती। तो इसको कई शक्तियां हमने दी। शक्तियां जैसे कि
ये अपने स्वविवेक पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। नौकरशाह को हमने शक्ति दी कि ये स्वविवेक पर काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से निर्माण चीजों का कर ले रहे हैं। पर इससे जो प्रॉब्लम होती है कि इससे नागरिकों का उत्पीड़न भी शुरू हो जाता है। क्या गारंटी है कि जिसको शक्ति मिलेगी, मतलब अच्छे हाथों में शक्ति जाए, ये बात होना जरूरी है, पर इस बात की गारंटी क्या है कि अच्छे हाथों में ही शक्ति जाए, मतलब ऐसा जिसकी सोच शुभ हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच कल्याणकारी हो, उसके हाथ में भी पावर जाए। आप अगर बहुत अगर आप जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, है ना, अगर हम बहुत प्राचीन समय ऐतिहासिक अपने काल की बात करें, तो आप देखिए कि शक्तियां तो, पावर तो राक्षसों के पास भी होती थी, है ना, उनके पास भी काफी पावर्स होते थे। तो यहां पर शक्तियां अगर गलत हाथों में चली गई, तब ऐसे में क्या होगा, नागरिकों का उत्पीड़न होगा, तब ऐसे में क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा, शक्तियों का दुरुपयोग होगा, भ्रष्टाचार व शक्तियों का दुरुपयोग। अब इसको रोकने के लिए कुछ चाहिए, कोई संस्था नहीं चाहिए, शक्तियों का दुरुपयोग। अब इस सबको रोकने के लिए क्या जरूरत है, इसको रोकने के लिए जरूरत है कि किसी, कोई ऐसी एजेंसी हो, कोई ऐसा प्राधिकरण हो जो कि इस कार्य को कर सके। तो हमें आवश्यकता यहां पे इस बात की महसूस हो जाती है कि नागरिकों की शिकायत का त्वरित निवारण हो सके, नागरिकों की शिकायतों का, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निवारण, ठीक है। और यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, आवश्यकता हमें किस बात की हो गई, आवश्यकता हमें किस बात की हो गई, तो आवश्यकता है हमें इस बात की हो गई कि नागरिकों की शिकायतों के लिए त्वरित निवारण जो है वह किया जाए, और इसके लिए ओम्बड्समैन जैसी संस्थाओं की बात हम करते हैं। और इसके लिए, है ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके लिए हम ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन जैसी संस्थाओं की हमें आवश्यकता जो है वह महसूस होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि सामाजिक आर्थिक विकास लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, और ये जरूरी है कि जो नौकरशाह है, जो लोगों, जो शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्य कर सके। और इसलिए दुनिया भर में कई तरह की संस्थाओं की बात की जाती है, और ऐसे ही एक संस्था है ओम्बड्समैन की संस्था, ठीक है। अब देखो कि इसमें अगर हम देखें कि मेन इसका जो कार्य है वह क्या होता है, ये जो संस्था है इसका कार्य है नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना, नागरिकों की, नागरिकों की शिकायतों का निवारण, नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना, ये इस संस्था का क्या है, मुख्य लक्ष्य है। तो अब हमने एक ऐसी संस्था बनाई, मतलब विश्व स्तर पर जो संस्था बनी, हम उससे एक आइडिया आया। और इसमें भी अगर हम ओम्बड्स की बात करें, तो इसका एक मतलब होता है ना, ये क्या है, इसका एक मतलब ये भी होता है, मतलब इसी को हम थोड़ा सा और विस्तार कर ले कि ओम्बड्समैन या ऐसी संस्था जो कि जनता की शिकायतों की, जो अधिकारी हैं, अधिकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो या फिर जनता के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब ऐसे में क्या करना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, उसके लिए एक पूरा तंत्र बनाना, और उसी के लिए जो ओम्बड्समैन है वह काम कर रहा है, ठीक है। तो नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ शिकायतों को दूर करना, ठीक है। तो नागरिकों के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण कार्रवाइयां हो रही हैं, नागरिकों के खिलाफ अन्यायपूर्ण नागरिकों के खिलाफ अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई, मतलब प्रशासन, प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक, प्रशासनिक
प्रशासनिक खिलाफ अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई से की शिकायत का निवारण, की शिकायत को दूर करना। ठीक है, और इस ओम्बड्स में हम अगर देखें तो एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि है ओम्बड, है ना, ओम्बड। तो ये स्वीडिश शब्द है ओम्बड। अगर हम केवल इस वर्ड की बात करें, ओम्बड, ये एक स्वीडिश शब्द है, स्वीडिश शब्द है। ठीक है, और साथ में इसका मतलब होता है कि किसी संस्था का या प्राधिकारी का प्रतिनिधि, किसी संस्था का प्रतिनिधि, किसी संस्था का प्रतिनिधि, ये इसका मेन मतलब होता है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, विधायिका द्वारा प्रशासनिक न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों का निवारण करने का जो काम है वह करेगा। अब देखो, अगर हम शिकायतों की बात करें कि ये किस तरह की शिकायतों को देखता है, जो ओम्बड्समैन संस्था है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, और यही लोकपाल भी देखेगा, किस तरह की शिकायतों को देखेगा। तो पहली शिकायत तो ये है इसमें कि प्रशासन स्वनिर्णय का जब दुरुपयोग करे तो इस शिकायत को देखना। प्रशासनिक स्वनिर्णय, प्रशासनिक स्वनिर्णय के दुरुपयोग, प्रशासनिक स्वनिर्णय के दुरुपयोग से संबंधित, या कुशासन या लक्ष्यों को प्राप्त करने की अक्षमता, कुशासन, कुशासन या लक्ष्यों को, लक्ष्य मतलब सरकार ने जो लक्ष्य बनाए हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के जो लक्ष्य बनाए हैं, तो कुशासन या लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, इस तरह की शिकायतों को देखना। प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, इस तरह की शिकायतों को देखना। भाई भतीजावाद है, मतलब अपने ही लोगों को केवल रोजगार दिया जा रहा है, अपने ही लोगों का भला किया जा रहा है, तो भाई भतीजावाद की जो शिकायतें हैं उसको भी देखना। भाई भतीजावाद की शिकायतों को देखना। इसके अलावा अगर अशिष्ट आचरण है तो उसको देखना, मतलब किसी अधिकारी का, प्राधिकारी का आचरण जो है वह गलत है, तो उस संदर्भ में भी शिकायतों की जांच करना। तो अशिष्ट आचरण, तो ये बेसिकली कुछ शिकायतें हैं जो कि इसे मिलती हैं और उसे दूर करने के लिए काम करता है। तो जब किसी नागरिक से कोई अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में शिकायत मिलती है, उसके आधार पर ही ये जो काम है वह करता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं। तो अब तक हमने क्या बात की, एक बार फिर से समझो कि चूंकि हमने जो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की एक पहचान है कल्याणकारी व्यवस्था, इस कल्याणकारी व्यवस्था के लिए हमने क्या किया कि जो नौकरशाह, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, हमने ये एक तंत्र बना लिया और नागरिकों तक हमने सेवाएं पहुंचाने के लिए इस तंत्र को बनाया था। इसलिए हमने इसको काफी शक्तियां भी दी, लेकिन ये जो शक्तियां थी वह स्वविवेक पर काफी सारे काम कर सकता था, और ऐसी शक्तियों का डेफिनेटली वह न्यायाधीश, मतलब जो नागरिक है, नागरिकों के उत्पीड़न के लिए भी कर सकता था सिविल सर्वेंट, है ना। भ्रष्टाचार और शक्तियों का दुरुपयोग, तो ये सारे काम जब वो कर रहा है तब इसको रोकने के लिए आवश्यकता महसूस होती है कि कोई ऐसी संस्था हो जो हमें इन चीजों से सेव करे। और हमें विश्व स्तर पर ऐसी एक संस्था दिखाई देती है कि स्वीडन के द्वारा सबसे पहले इस तरह की संस्था को इंट्रोड्यूस कराया गया था, और वो था ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन आखिर है क्या? ओम्बड्समैन में ओम्बड का मतलब होता है, स्वीडिश शब्द है, और किसी संस्था का प्रतिनिधि होना, और ऐसे में ओम्बड्समैन का मतलब है कि नागरिकों की शिकायतों के निवारण
निवारण के लिए एक संस्था काम कर रही है। नागरिकों के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसके जो शिकायतें मिलती है, और शिकायतें किस तरह की, तो प्रशासनिक स्वनिर्णय के दुरुपयोग की, कुशासन की, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की और अशिष्ट आचरण की, है ना। ये सारी बातें हो गई। अब आगे हम चलते हैं कि बेसिकली कि अगर हम स्वीडन की बात, अच्छा ये तो सारी चीजें हो गई, इसके अलावा भी देखो ये किस तरह के और कार्य करेगा ये जो संस्था है, कि जो ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन वो एक संवैधानिक पदाधिकारी होगा। अगर केवल इतना ही क्वेश्चन आ जाए कि ओम्बड्समैन जो शब्द है वह किससे संबंधित है, तो ये भ्रष्टाचार और सरकारी जो सेवक हैं, इवन जो मंत्री मिनिस्टर्स भी हैं, जब वो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है ना। मतलब उनके खिलाफ जो शिकायतें मिल रही है नागरिकों की, उसके लिए एक जो तंत्र है वह बनाया गया है। तो यहां पर देखो कि किसी नागरिक के खिलाफ, किसी नागरिक से, इसी में ही समझा देती हूं, है ना, क्योंकि 3-4 पॉइंट ही हमें पढ़ने हैं, कि किसी नागरिक से अगर कोई अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कोई कार्रवाई के बारे में शिकायत के आधार पर ही ये कार्रवाई करेगा, तो शिकायत का कुछ आधार तो होगा। तो जब सिटीजन, कोई नागरिक जो है, जब वह शिकायत करता है वही उसका आधार हो गया। इसके अलावा ये स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। स्वतः संज्ञान मतलब अपने आप भी कुछ मामलों को इसके जरिए प्रकाश में ला सकता है, इस पे डिसीजन दे सकता है, ठीक है। न्यायाधीश सहित किसी भी गलत सरकारी जो सेवक है उनके खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है। ये क्या कर सकता है जो ओम्बड्समैन है, कि जो न्यायाधीश है, अब वो बात अलग है कि कहीं कहीं न्यायाधीश अंदर आ रहे हैं, इसके मतलब इस संस्था के अंतर्गत आ रहे हैं, कहीं कहीं नहीं आ रहे हैं। तो न्यायाधीश या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं अभियोग दायर कर सकता है, लेकिन याद रखना सजा नहीं दे सकता, दंड नहीं दे सकता, वो प्रावधान इसको नहीं हो सकता। तो अभियोग जो है वह चला सकता है, बट दंड नहीं दे सकता, खुद से दंड नहीं दे सकता। तो ये ओम्बड्समैन का मेन हो गया, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त की बात यही हो गई। अब जरा भारत में स्थिति को समझो। भारत में स्थिति का मतलब क्या है? भारत में स्थिति, जैसे कि अब हमने इसके पहले सीबीसी की भी बात की है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग भी है। फिर हमने एक भ्रष्टाचार अधिनियम की बात की भी की। हमने यहाँ पर सीबीआई की भी बात की, है ना। सिविल सेवकों के लिए भी कई ऐसे एक्ट हैं। सिविल सर्वेंट के लिए भी कई ऐसे एक्ट हैं कि अगर ये गलत काम कर रहे हैं। इसके अलावा SC ST OBC, महिला है या फिर कोई विकलांग है, तो इन सभी के लिए अलग से आयोग बना हुआ है जो इन अधिकारों को देखेगा, जो इनके खिलाफ शिकायतों को सुनेगा। अलग से आयोग बना हुआ है ना, नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBCs है, महिलाओं के लिए अलग है। तो भारत में स्थिति जो है वह क्या है कि अगर देखो कि मान लीजिए कि कोई ST का व्यक्ति है, ST कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो शिकायतें, अगर उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है, उसके लिए प्रॉपर एक आयोग बना हुआ है और वो कार्यों को देखेगा, वो उसकी शिकायत का निपटारा करेगा। हो सकता है ये शिकायत भ्रष्टाचार या उसके किसी अन्य बात से संबंधित हो, उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो या प्रशासनिक अन्याय हुआ हो, तब ऐसे में इस काम को तो वह भी देख लेगा। तो ऐसे में भारत में स्थिति क्या है कि कई तरह के एक्ट यहाँ पर हैं। इसके अलावा देखो लोक सेवक जांच अधिनियम है, और ये जांच अधिनियम है 1850 का, है ना। लोक सेवक जांच अधिनियम, और ये अधिनियम 1850 का है। तो भारत में स्थिति यही है कि हमने अलग अलग इस तरह के सतर्कता आयोग जो है वह बना चुके हैं। राज्यों के स्तर पर अगर हम देखें तो राज्यों में भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ ऐसे बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है, कि स्टेट लेवल पर भी इस तरह के बोर्ड बनाए गए, इस तरह की संस्थाएं बनाई गई जो कि क्या कर रही है, भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रही है, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रही है, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसके अलावा हम बात करें, केरल जैसे कुछ राज्यों ने क्या किया था, फाइल टू फील्ड
फाइल टू फील्ड का मतलब समझ रहे हो कि फाइल में तो कुछ और है, फाइल में तो योजना पूरी लिखी है बट वो फील्ड पर दिखाई नहीं दे रही। तो फाइल टू फील्ड कार्यक्रम, और इसमें जगह जगह पर मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर मान लीजिए कोई स्कीम है, बच्चों को लेके ही कोई स्कीम है, बालिकाओं को लेके कोई स्कीम है, महिला शिक्षा को लेके कोई स्कीम है, पोषण को लेके कोई स्कीम है, उस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन गांव में क्या है, शहरों में क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या है, किसी वर्ग जा जाकर शिकायतों का पता करना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि केरला जैसे कुछ राज्यों ने फाइल टू फील्ड प्रोग्राम चलाए। और इसमें क्या किया कि जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, कितना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो अपनी सारी जांच है वह की गई। तो ये कुछ बातें हो गई। आ रहा समझ में कि भारत की स्थिति जो है वह इस संदर्भ में क्या है। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए हमने कई तरह के प्रावधान किए। भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु, भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु हमने कई तरह के प्रावधान किए हैं, कई तरह के एक्ट, कई तरह के हमारे पास इस तरह के भ्रष्टाचार को लेके मतलब जो भ्रष्टाचार विरोधी इस तरह के जो बोर्ड्स है जैसे कि राज्यों में भी बनाए हुए हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखो कि राज्यों में उच्च और उच्चतम न्यायालय, तो अगर हम यहाँ पर न्यायपालिका की बात करें, जुडिशियरी की बात करें, तो जुडिशरी भी तो यही काम कर रहा है कि किसी तरह का अन्याय हो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है। तो न्यायालय भी हमारे यहाँ स्थापित है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें। तो ये भारत में स्थिति है भ्रष्टाचार के नियंत्रण को लेकर। आया समझ में? चलिए अब देखो, अच्छा एक बात और, विसल ब्लोअर एक्ट भी है 2014 का। विसल ब्लोअर का मतलब क्या है, पहले हम पढ़ चुके ना, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर का मतलब क्या है कि जो किसी भ्रष्टाचार की या नैतिक कार्य की सूचना दे रहा है। ये एक एक्ट बनाया गया कि ऐसे लोगों को संरक्षित किया जाए। याद है ना सत्यम दुबे का जो केस था, विसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट 2014, कि भ्रष्टाचार की जो सूचना दे रहा है उसको आप जीवन की सुरक्षा तो कम से कम दे ही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक स्टूडेंट काम करता था, ठीक है, तो कुछ लोगों का जमीर जाग जाता है कि चलो हम यहाँ का चीजों को हम ओपन करते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसे में उसने सारी चीजें, सारे सबूत, चूंकि जब सिस्टम के अंदर का कोई व्यक्ति बताता है उसके पास ज्यादा सही जानकारियां होती हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अगर मैं किसी सिस्टम का हिस्सा हूं, उसमें क्या कमियां हैं, ये कंपैरेटिव सटीक तरीके से मुझे पता होगी, मैं उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। तो अब ऐसे ही व्यक्ति कहीं 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 होते हैं, उन्हें लगता है कि चलो नायक बना जाए, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि भ्रष्टाचार की जो सूचना दे रहे हैं, जो उसकी मुखबरी कर रहे हैं, जो इस तरह की अनैतिक कार्यों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। तो इसके लिए कई तरह के जो एक्ट की बात है वह यहाँ पर की गई। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं, भारत में स्थिति की बात कर लें, अब हम सीधा लोकपाल पर आते हैं। लोकपाल, लोकपाल, ठीक है, देखो अब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना। ठीक है, 1966 और 1970 के आसपास ये अपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देता है। और इसके द्वारा ये कहा गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कहता है कि आप नागरिकों की शिकायतों के लिए दो तंत्र की स्थापना करें। नागरिकों की शिकायतों के निपटान हेतु, शिकायतों के निपटान हेतु
ठीक है, आप दो प्राधिकरण करें, एक लोकपाल और एक लोकायुक्त। एक लोकपाल और लोकायुक्त। तो जो लोकपाल है, ठीक है, ये आप देखो कि ये केंद्र स्तर पर जो सचिव और बड़े अधिकारी होंगे उनके लिए, और जो लोकायुक्त है वह राज्य स्तर पर जो अधिकारी हैं और जो नौकरशाह हैं उन सभी के लिए, उनके खिलाफ शिकायतों की जांच का काम जो है वह करेंगे। ठीक है, तो लोकपाल केंद्र और राज्य स्तर के लिए, लोकपाल किसके लिए है? केंद्र व केंद्र स्तर पर, और ये मंत्रियों, सचिव, मतलब आला अधिकारी सचिव है ना। तो केंद्र स्तर पर जो बहुत उच्च श्रेणी के ऐसे अधिकारी हैं, केंद्र व राज्य स्तर के सचिव हैं, ठीक है, मंत्री, सचिव, सचिव स्तर के खिलाफ शिकायतों को देखेगा। और वही अगर हम लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त क्या है? राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर पर जो अधिकारी हैं, राज्य स्तर पर जो अधिकारी हैं, है ना, उनके खिलाफ शिकायतों को देखेगा। तो ये लोकायुक्त है और ये लोकपाल है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आगे देखो कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि न्यायालय को हम बाहर रखते हैं। न्यायालय को लोकपाल के बाहर रखा जाए। क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछे, 3 स्टेटमेंट पूछे, चलो 2 पूछ लेते हैं, और उस 2 में वह ये लिख दे कि इसके द्वारा 3 स्तर पर इस तरह के प्राधिकरणों की बात की गई थी, सो गलत हो जाएगा। 3 नहीं बल्कि 2, एक लोकपाल एक लोकायुक्त। और वही ये कह दे कि न्यायालय को इसमें शामिल किया गया था, तब भी गलत होगा, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है न्यूजीलैंड की तरह ही न्यायालय को लोकपाल के बाहर रखा जाए। ठीक है, लोकपाल के बाहर रखा जाए। लेकिन स्वीडन क्या करता है? तो न्यूजीलैंड की तरह न्यूजीलैंड भी बाहर रखता है। मतलब न्यायालय के जो अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश, आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते ये सब काम। तो न्यूजीलैंड में भी क्या किया? न्यायपालिका को बाहर रखा। बट यहां पर जो स्वीडन है, स्वीडन में न्यायालय शामिल है। स्वीडन में शामिल है मतलब लोकपाल में ये शामिल है, उसके अंतर्गत आएगा, उसके जो ओम्बड्समैन जो संस्था है। ठीक है, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना हुआ था, उसके द्वारा ये सब कहा गया। अब आगे हम चलते हैं और लोकपाल की नियुक्ति की थोड़ी सी जो चर्चा है वह कर लेते हैं कि आखिर लोकपाल की जो नियुक्ति है वह कैसे होती है। लोकपाल की नियुक्ति, देखो प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है कि राष्ट्रपति करेंगे, पर राष्ट्रपति जब नियुक्ति कर रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं कि वे अपने मन से कर देंगे, कोई एक कमेटी कुछ तो बनेगी ना जो आपको सिफारिश करेगी कुछ नामों की कि इसको बनाया जा सकता है। एक लंबे समय तक जो लोकपाल है, लोकपाल के जो प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति ना किए जाने की एक बड़ा विवाद रहा। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि अगर लोकपाल जैसी संस्थाएं जो हैं वह ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, अगर आला स्तर के अधिकारी हैं वो बच जाते हैं, आपको सरकार से परमिशन चाहिए मान लीजिए, और सरकार में खुद वो हैं, तब ऐसे में आपको परमिशन कैसे मिलेगी? तो अगर हम ये सोचें, हाँ एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, इससे एक क्वेश्चन याद आया कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि लोकपाल कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन वो प्रशासन से भ्रष्टाचार और अनैतिकता को, सार्वजनिक मामले में जो अनैतिकता है उसको नहीं ठीक कर सकता, है ना, उसका समाधान नहीं कर सकता। यह विवेचना आपको करनी है कि राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों ना हो, आप पहले तो उसकी बताइए कि शक्तियां क्या हैं, किस तरीके से ये शक्तिशाली है कि ये न्यायालय की भी जांच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत पीएम भी आ रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर भी आ रहे हैं जो कि आते हैं, है ना। ये अगर हम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि इसके अंतर्गत जो है वह आला अधिकारी आएंगे, लोकपाल में केंद्र और राज्य स्तर के सचिव भी आएंगे, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो कि इसमें
इवन जो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम बना 2013 का एक्ट जो बना, उसमें शामिल है ना, कि आप लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री आएंगे, सांसद के सदस्य आएंगे, ए बी सी ओ श्रेणी के जो अफसर हैं और केंद्र सरकार के जो अफसर है, ये सब इसमें शामिल होंगे। ये बात इसमें कही गई। तो आप बताइए कि शक्तियां तो इसके पास है, लेकिन ये सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता को ये खत्म नहीं कर सकता। तो आप बताइए कि सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता कितनी जड़ से जो है वह रुकी हुई है ना, कितनी जड़ तक है। और इसके अलावा इसको ठीक इसलिए क्यों, मतलब क्या हमारे पास प्रॉपर इसके लिए तंत्र है या नहीं है, कैसे हम इसको और ठीक कर सकते हैं, कुछ आप उपाय दीजिए कि लोकपाल को और इस तरह की हम शक्तियां अगर दें तो इसको ठीक किया जा सकता है। लोगों में हम बताएं कि जो लोग हैं वो कैसे एक सजग नागरिक हो, सजग प्रशासन हो, सिविल सेवकों को भी थोड़ा सा उनकी भी मेंटोरशिप जो है वह इस तरीके से की जाए, उनकी भी जब वह अधिकारी बन रहे हैं उस दौरान अब उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हो कि वह प्रशासन को साफ सुथरे तरीके से चलाए। और इसलिए आप देखेंगे कि पेपर 4 भी यूपीएससी में ऐड किया गया था, उसके पीछे यही कारण है, एथिक्स, मोरल वैल्यूज सिखाना, है ना, मोरल प्रिंसिपल सिखाना, सोसाइटी के लिए सिंपैथी एम्पैथी जैसी चीजों को सिखाना, एक लोक सेवक में इंटीग्रिटी कैसे रहे इसको सिखाना। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। क्लियर है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ये कह रहा था कि आखिर जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेंगे, है ना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, देखो साथ में नोट्स बनाते रहा करो, चीजें क्लियर हो जाती हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्ति को लेकर यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, मतलब लोकपाल के अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी नियुक्ति के संदर्भ में जो शक्ति है वो उन्होंने किसको दे दी, राष्ट्रपति को दे दी। पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर लेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, और इस समिति में कुछ मेंबर्स होंगे जैसे कि पीएम इसमें प्रमुख होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति पीएम इसमें होंगे, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा सभापति, ठीक है। तो जब ये लोग क्या करेंगे, सलाह देंगे, तो इनकी सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति है वह करी जाएगी, ठीक है। अब देखो कि इसमें इसके अनुसार जो कार्य है वह क्या क्या दिए गए, किस तरीके से ये अपने कार्यों को संपन्न करता है लोकपाल। तो इसमें बेसिकली इसके पास कई तरह के, मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई कि जो लोकपाल है और लोकायुक्त है उनके कुछ कार्य होंगे, जैसे कि वो स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य कर पाए, उनकी जो कार्य करने की का जो तरीका है वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन उनकी जो जांच, मतलब वो किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो सारी चीजें अनौपचारिक होगी। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिशियली हर एक चीज को बिल्कुल दिखाकर कर रहे हैं, तो गुप्त तरीके से आपकी जो कार्रवाइयां हैं वह आप शुरू करेंगे, क्योंकि यह भी हो सकता है कि समटाइम्स अगर शिकायतें गलत निकलती है, किसी पे आरोप गलत निकलते हैं, तो ऐसे में मानहानि और काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त क्या कार्य करेंगे, लोकपाल व लोकायुक्त, तो याद रखना कि बहुत ऑफिशियली तरीके से ये काम नहीं करेंगे, लोकपाल व लोकायुक्त, ठीक है। इनके जो कार्य हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य, स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य, ठीक है। इसके अलावा जांच गोपनीय तरीके से करेंगे, जांच गोपनीय होगी, मतलब ऐसा नहीं फुल ऑफिशियली नहीं, अनौपचारिक तरीके से ये अपना काम करते हैं, ठीक है। अनौपचारिक तरीके से ये अपना काम करते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोशिश इस बात की जाती है कि जहां तक इनकी नियुक्ति हो वो कैसी हो, गैर राजनीतिक हो,
नियुक्ति मतलब राजनीतिक लाभों के चलते ना की जाए, वरना आप सोचिए कि किसी पार्टी के द्वारा या फिर राजनीतिक लाभ के चलते नियुक्ति की जा रही है और अगर उसी पार्टी के मेंबर के खिलाफ कोई शिकायत आती तब वह क्या करेगा। तो नियुक्ति गैर राजनीतिक होकर की जाए। तो यहाँ पे ये नियुक्ति की बात हमने करी ना, तो ये नियुक्ति गैर राजनीतिक हो, ठीक है। राजनीतिक तरीके से या राजनीतिक लाभ के आधार पर इनकी जो नियुक्ति है वह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखो कि अगर हम स्तर की बात करें कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, लोकपाल है, लोकायुक्त है, इनका जो स्तर है बेसिकली वह क्या होगा, तो इनका स्तर उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। लोकपाल और लोकायुक्त का जो स्तर है, हम एक हायरार्की बिठाते हैं ना कि इनकी हायरार्की किस अधिकारी के समान होगी, तो जो उच्चतर न्यायिक अधिकारी हैं, उच्चतर न्यायिक अधिकारी के समान, ठीक है। ये इनके पास मतलब एक स्टेटस होगा, ये इनका स्तर होगा। इसके अलावा देखो कि ये विवेकानुसार ऐसा अगर कोई क्षेत्र लग रहा है कि अपने हिसाब से कि नहीं इसमें जांच जो है वह की जानी चाहिए, तब इनका ये जो कार्य है वह कर सकते हैं। इसके अलावा देखो कि ऐसी कोई संस्था जिसमें सरकार का पैसा इन्वेस्ट हो, उसकी भी जांच, उसके कर्मचारियों की भी जांच करना इसके अंतर्गत आएगा। तो भ्रष्टाचार या पक्षपात के मामलों को ये देखने का काम करेगा। इस कार्य को और लिख लो, भ्रष्टाचार व पक्षपात। तो ये इसके कार्य होंगे, है ना। ये प्रशासनिक सुधार आयोग के हिसाब से हमने अब तक समझा। तो हमने जाना कि भ्रष्टाचार में भारत की स्थिति जो है वह क्या है, काफी सारे इसमें हमने एक्ट की बात की कि ये सारी संस्थाएं हैं जो कि काम कर रही हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यहाँ पर हमने लोकपाल की बात की कि लोकपाल की शुरुआत इंडिया के संदर्भ में कब से हो रही है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि कहता है कि नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए, क्या कह रहा है ये, कि नागरिकों की शिकायतों के निपटान हेतु हमें जरूरत है लोकपाल जो कि केंद्र में काम करेगा, लोकायुक्त जो कि राज्य में काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जाना कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी और साथ ही इसके जो कार्य हैं वह कार्य कैसे होंगे, तो उसके संदर्भ में भी हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। क्लियर है। तो ओम्बुड्समैन से हमारी जो चर्चा है वह शुरू हुई थी कि कैसे देश के विकास के लिए हमने अधिकारियों को नियुक्त किया और सिविल सर्वेंट ये क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को भी हमने देखा। तो लोकपाल लोकायुक्त अब हम चलते हैं और जिसमें कि हम लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट की बात करेंगे 2013, ठीक है। 16 के बारे में भी कुछ प्रावधान उसको भी देखते हैं और पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। देखो 21-22 में लोकपाल योजना की एक वार्षिक रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों पे मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। तो इसमें यह कहा गया, पहला देखो, आरबीआई ने कहा कि वर्ष 2021-22 के दौरान लोकपाल योजनाओं या उपभोक्ता शिक्षा या संरक्षण प्रकोष्ठों को प्राप्त शिकायतों की जो मात्रा है वह बढ़ गई है। शिकायतें जो क्या है, अब अमाउंट बढ़ चुका है, लगभग 9-10% शिकायतें बढ़ गई हैं और शिकायतों की संख्या लगभग 4,000 हो गई है। तो आरबीआई में जिस तरह की प्रॉब्लम्स है ना, एक लोकपाल योजना लेकर आते हैं ताकि आरबीआई उस तरह के बैंकों में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो बैंकिंग लोकपाल भी आया। तो अब देखो जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि बैंकिंग लोकपाल किस तरीके से हेल्प करेगा कि लोगों का पैसा बचा सके, क्योंकि आम जनता का ही तो पैसा बैंक में जमा है ना, वही पैसा एक सर्कुलेट हो गया के वे में हमें मिलता रहता है। तो बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में जो शिकायतें मिल रही हैं वह किससे रिलेटेड है, एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इससे संबंधित। अभी अगर देखो ये 21-22 की रिपोर्ट है, अगर अभी 23-24 की रिपोर्ट अगर आ जाए या 24-25 की जब रिपोर्ट्स आएगी, आप सबसे ज्यादा जो मामले सुनेंगे वे साइबर धोखाधड़ी के सुनेंगे, वह ऑनलाइन धोखाधड़ी के सुनेंगे। जैसे कि हाल ही में एक पॉइंट, मैं करंट अफेयर वीकली यहाँ पे जब पढ़ा रही थी तब मैंने उसमें एक पॉइंट पढ़ा जो कि मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए, और उसमें था पिग बूचरिंग। पिग बूचरिंग का मतलब होता है कि आप मतलब धोखाधड़ी वाली जो योजनाएं हैं, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, कि आपको पहले निवेश कराया जाएगा भरोसे में लेके। कई बार ऐसा नहीं होती कि पूरी कंपनी अवेलेबल है, कंपनी का ऑफिस बना हुआ है, सारी चीजें हैं, और उसके बाद अचानक से वो कंपनी, ऑफिस, सारे नंबर सब बंद हो जाते हैं कि कल तक तो एक बैंक यहाँ पर था, आज वो बैंक यहाँ पर नहीं है, कहाँ चला गया बैंक। तो यहाँ पर देखो कि इस तरह के वित्तीय घोटालों का होना, पिग बूचरिंग, ये कॉन्सेप्ट चाइना से आया। कोविड के समय में चाइना में बहुत ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ गए थे। तो अब अगर रिपोर्ट्स आएंगी तो सबसे ज्यादा वित्तीय या ऑनलाइन धोखाधड़ी की आएंगी। तो पिग बूचरिंग अगर प्रश्न आ जाए कि ये टर्म चर्चा में था, किससे रिलेटेड था, तो ये जो टर्म है वह वित्तीय धोखाधड़ी या ऑनलाइन धोखाधड़ी या ऐसी निवेश, आप कई ऐसी योजनाएं को सुनते हैं, चिटफंड घोटाले,
या योजनाएं हैं कि 6 महीने में पैसा डबल और आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, एक दो लोगों को पैसा दे देंगे, लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, वो उसमें निवेश करने लगेंगे और उसके बाद लोगों के खिलाफ यूज करते हैं कि आपने 100 लोग हैं, 100 लोग में 2 लोगों को दे दिया, वो बाकी 80 लोगों को, बाकी 98 लोगों को बता रहे हैं कि चलो मुझे तो मेरा पैसा तो डबल हो गया। तो अब ये उस फर्जी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना करा, बहुत कम, 2 लोगों में इन्वेस्टमेंट करा। अब इसके चलते हो सकता है अगला 500 या अगला 1000 जो कस्टमर है वो अपना पैसा उसमें फंसा दे और उसके बाद से वो कंपनी सबका पैसा गबन करके भाग जाए। तो वित्तीय धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होने लगी है। कुल शिकायतों में से लगभग 90%, देखो क्या लिखा हुआ है, 90% डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसमें कि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, मेल है, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लोकपाल के द्वारा शिकायतों के निपटान की जो दर है वह 96 से बढ़कर 97, मतलब लोकपाल 97% तक जो काम है वह कर दे रहा है, शिकायतों का निपटारा कर दे रहा है। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन दिखाती हूं। 2020 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि संस्थागत गुणवत्ता आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण चालक है। आर्थिक प्रदर्शन का महत्वपूर्ण चालक क्या है, संस्थागत गुणवत्ता। और यहां पर एक संस्था की बात की गई कि इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में क्या सुधार हो सकते हैं। सिविल सेवा में सुधारों को, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की आप एक चौथी रिपोर्ट जो है उसको पढ़ते हैं, जो कि प्रशासन में दक्षता सत्यनिष्ठा की बात करती है, आपके पेपर 4 में भी शामिल है। तो सिविल सेवा में क्या सुधार होने चाहिए, आपके लिए पेपर 4 का भी मुद्दा है ना, आपके लिए गवर्नेंस का भी डेफिनेटली मुद्दा है और आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं, इसलिए भी हमारे लिए एक पर्सनल मुद्दा है। तो सिविल सेवकों में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, ठीक है, इसमें भी आपको भाई भतीजावाद दिखाई देता है। मतलब कई प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इन सबको दूर करने के लिए क्या देंगे कि जैसे कि सरकार, आप समझो इस बात को कि जैसे कि एथिक्स पेपर स्टार्ट किया गया कि इसमें हम क्या करें, इंटीग्रिटी के बारे में सिखाएं। पढ़ाया तो जा रहा है, दिमाग के किसी कोने में इंटीग्रिटी की परिभाषा और मूल्य रह गए, तो ये इंटीग्रिटी सिखाना, इसके अलावा सिटीजन्स जो हैं उसको अवेयर करना, ये सारी चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो सिविल सर्वेंट खुद को मालिक समझते हैं, जबकि है तो वो सरकारी नौकर, सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। कहते हैं कि यूपीएससी जो है वह जॉब नहीं है ना, ये काइंड ऑफ सोशल सर्विस है, आप नेशन को सर्व करेंगे। और अगर आप में सिंपैथी एम्पैथी नहीं होगी, आप किसी की कोई दुर्दशा या फिर कोई ऐसी कंडीशंस में है जो कि उसके जीवन के लिए सही नहीं है, आप उसके लिए क्या करोगे। तो अगर आपके मन में एक करुणा का भाव पैदा नहीं हो रहा है उसको देख के कि कोई भिखारी है या फिर कोई बुजुर्ग है, वो ऐसी कंडीशन में है कि शायद आप उसको कुछ मदद कर सके, है ना, तब ऐसे में आप क्या करेंगे। तो कई ऐसी केस स्टडीज, कई ऐसी चीजें आप एथिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या सिविल सेवा में सुधार हो सकते हैं, तो आप कुछ कमेटीज की बात कीजिए। आप बताइए कि पार्लियामेंट की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अभी अगर हम 10-20 वर्षों की बात करें तो अब जो सिविल सर्वेंट आ रहे हैं पहले की अपेक्षा इनके एथिकल और वैल्यूज जो है वह काफी कम है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तब वह उनको कैसे दूर किया जाए। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सिविल सेवा के लिए क्या कहता है, सिविल सेवा में सुधार के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे लोगों का चयन करें जो कि सच में देश के लिए समर्पित हो, ना कि केवल रुतबे के लिए कि भाई गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है ना। और आप देखोगे कि यूपीएससी का इतना फेम क्यों है, एकदम ड्रीम जॉब हो गई, आईएएस बनना है, जबकि यूपीएससी में और भी कई 28-30 तरह की नौकरियां हैं। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है बट आपको चाहिए वो टॉप। इस बार 180 आईएएस बने हुए हैं, ठीक है, इस बार 180 आईएएस बने हुए हैं। तो यहां पर देखो कि यूपीएससी को ये कोशिश करना चाहिए कि भाई इस तरह की प्रक्रिया बनाए कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि इंटरव्यू के माध्यम से वह आपको समझता है, यूपीएससी इंटरव्यू के माध्यम से समझ रहा है कि इस कैंडिडेट को अगर हम लेंगे तो ये देश सेवा के लिए काम करेगा और इस कैंडिडेट को अगर हम लेंगे तो ये खुद की सेवा के लिए ज्यादा काम करेगा। तो यहां पर हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाए कि सिविल सेवा में अच्छे लोग आए, ठीक है। तो यहां पर एक, और फिर हम उनको ऐसे एथिकल वैल्यूज और सारी चीजें दे, ट्रेनिंग्स दे, बीच बीच में लोगों से उनका एक कनेक्शन रखे। कई तरह के सुझाव, लोकपाल के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य और न्यूनतम 50% सदस्य एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होंगे। ये बात हो रही है जो एक्ट बना था 2013 में,
2013 के एक्ट के अकॉर्डिंगली पहली जो बात है वह इसमें सही है। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। यस, लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा या 70 वर्ष होगा। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये क्या है, इसमें तो सारे सही हैं। अच्छा देखो कि यहाँ पर 5 वर्ष और 70 वर्ष की बात की गई है। वही अगर मैं आपसे ये कहूं कि लोकायुक्त के लिए ये जो प्रावधान है वह क्या किया गया है, तो लोकायुक्त के लिए एक प्रॉब्लम समझ में आती है, लोकपाल फॉर किंग, लोकायुक्त फॉर स्टेट। लेकिन लोकायुक्त में जो मेन प्रॉब्लम आती है कि सभी राज्यों के लिए सेम व्यवस्थाएं नहीं है। किसी किसी राज्यों के द्वारा ये स्थापित किया गया कि कार्यकाल हम 5 वर्ष का कर लेंगे और 65 वर्ष तक कर लेंगे, मतलब जो रिटायरमेंट एज है वो 65 कर लेंगे। तो लोकायुक्त के लिए अगर एज की बात हो तो 65 है, लोकपाल के लिए एज की बात हो तो 70 है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट जो है वह इसमें सही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूं कि देखो लोकपाल बनाना इतना आसान नहीं था, लोकपाल संस्था को बनाना इतना आसान नहीं था। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल से ये शुरू होता है और भारत सरकार क्या कर रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस विषय में विधेयक को लाने के लिए और अधिनियम को बनाने के लिए 10 से ज्यादा बार प्रयास जो है वह किए गए। और सबसे पहले मई 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय विधेयक लाया गया था। दूसरी बार में अगर हम देखें तो 1971 में फिर से इंदिरा गांधी जी जब आई थी तब फिर से विधेयक आया था। फिर जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आया, तो अगस्त 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में आया। बट ये जो शुरू के चारों विधेयक रहे हैं, मतलब 1968, 71, 77 और राजीव गांधी 1985, चारों बार लोकसभा का विघटन हो गया। और जब लोकसभा का विघटन हो गया तो जो विधेयक लंबित है वो खत्म हो जाते हैं। ये बात यूपीएससी भी पूछ चुका है कि लोकसभा में लंबित विधेयक क्या होगा। लोकसभा में अगर विधेयक लंबित है, पड़ा हुआ है, और लोकसभा अगर विघटित हो गई है तब डेफिनेटली वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। तो शुरू में तो इस तरीके से समाप्त होता रहा, ये शुरू के 4 बार का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो 89 में बनती है पीवी सिंह की सरकार, 86 में बनती है देवगौड़ा, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2011 अगस्त और दिसंबर में मनमोहन सिंह। तो ये कुल 10 बार जो विधेयक है उसको पेश किया गया। ठीक है, अब लेकिन देखो कि जो नवा बिल था वो भी वापस हो गया, 10वां बिल भी वापस हो गया। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है वह बना और ये बनता है एक्ट 2011, माफ कीजिए विधेयक जो 2011 में पेश किया गया था उसके आधार पर अन्ना हजारे आंदोलन है ना, तो सरकार ने दबाव में आकर इसको पेश किया गया और यहाँ पे अधिनियम को लागू, मतलब अधिनियम मतलब अब तो कानून बन गया। तो 2013 में ये कानून बना। अब कानून बना तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, जैसे कि इसमें नियुक्ति की, इसमें शक्तियों की कई तरीके की बातें की गई हैं जो अब तक हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ये कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे समिति में ये 3-4 सदस्यों के। अब हो सकता है कि जब हमने कानून बनाया इसमें कुछ चीजें अलग थी, उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें एक्ट में ये कहा गया कि केंद्र में तो लोकपाल होगा और राज्यों में लोकायुक्त होगा, ये इसमें पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह कही गई कि अगर हम यहाँ पर संरचना की बात करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होगा, तो एक तो मुख्य होंगे जो अध्यक्ष होंगे और इसमें मैक्सिमम जो है वह 8 सदस्य होंगे। और इन 8 सदस्यों में यह कहा गया कि 50% जो सदस्य है वह ऐसे लिए जाएंगे कि जो कि न्यायिक सेवाओं से संबंधित हो, जो कि न्यायिक सेवाओं से संबंधित हो। और इन सदस्यों में से भी 50% ऐसे होंगे जो कि SC, ST, OBC एंड फीमेल से संबंधित हो, मतलब महिलाएं हो, वो SC, ST, OBC हो, तो यहाँ पर 50% सदस्य ऐसे होंगे। अब ये जो सदस्य चुने जाएंगे ना, इसके लिए पूरा एक सर्च कमेटी बनेगी, वह डिसाइड करेगी कि हम किसको रखें किस कम्युनिटी से। और इसके अलावा बाकी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या है, एक समिति बनेगी जिसमें कि PM होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के साथ विपक्ष होंगे, CGI या नामिक व्यक्ति होंगे। याद करो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है कि राज्यसभा के सभापति होंगे, इसमें ये नहीं लिखा। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कह रहा है और ये जो एक्ट बना है 2013 का, ये जो कह रहा है, दोनों में एक डिफरेंस आपको दिखाई देता है। तो CGI या नामित व्यक्ति इसमें होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें यह कहा गया कि डेफिनेटली PM इसमें शामिल होंगे, ABCD
कि जो ग्रुप के अधिकारी हैं ये भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो पीएम भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आएंगे, लेकिन जब इनके लिए जांच होगी तो अलग से जांच के लिए जो नियम है वह बनाए गए, अलग से जांच की एक विशेष प्रक्रिया जो है वह बनाई गई। ठीक है, इसके बाद देखो जांच एजेंसी मतलब जो साथ में मिलकर काम कर रही है या फिर जिससे सहयोग चाहिए है लोकपाल को, उनको दिशा निर्देश देने का अधिकार इसके पास है। ठीक है, भ्रष्ट अगर देखो आप देखेंगे कि अभी एक आईएएस बहुत चर्चा में रही महिला, नाम मैं भूल रही हूं, तो उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली, कैश मिला करोड़ों का, तो वो आपकी वेतन तो आई नहीं थी, सैलरी तो आई नहीं थी, तो वो पैसा कहां से आया हुआ था? वो पैसा भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ था, रिश्वतखोरी का पैसा था। तो ऐसे में अगर भ्रष्ट संपत्ति है, किसी सिविल सेवक ने इस तरीके से कमाई है, उस संपत्ति को भी ये जब्त कर सकता है। प्रारंभिक जांच समय सीमा की बात इसमें की गई कि प्रारंभिक जांच की मतलब जांच जो होगी उसकी क्या लिमिट रखी जाए, तो स्टार्टिंग में 3 मंथ रखी गई, लेकिन फिर बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 6 मंथ भी किया जाता है। पूरे मुकदमे के लिए जो लिमिट रखी गई वो 1 ईयर रखी गई, लेकिन अगर ऐसा लगे कि मुकदमा तो सॉल्व ही नहीं हुआ, तो इसके लिए ये कहा गया कि ठीक है नेक्स्ट ईयर 1 ईयर और हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ समय सीमा को डिसाइड किया गया, और साथ में इसमें यह भी कहा गया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना जो है वह ये कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इनको यह भी अधिकार दिया गया कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है ये क्या करेंगे कि अपने लिए जो सरकारी स्टाफ है उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। जो इन्हें स्टाफ चाहिए, जो अधिकारी इन्हें चाहिए जांच के लिए, सहयोग के लिए, उसकी नियुक्ति ये कर सकते हैं, उसकी योग्यता ये निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड होंगी। ठीक है, साथ ही देखो इस एक्ट के अंतर्गत एक और एक्ट की चर्चा की गई जो कि है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। उसमें यह कहा गया कि जो अधिकतम दंड दिया जाएगा वह 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। और ये लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो अधिनियम आया है ना, विधेयक काट लो बच्चों, अधिनियम लिख लेते हैं, कि ये जो एक्ट है 2013 हम इसकी कुछ विशेषताओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी में ये सारी चीजें जो है वे शामिल होंगी। अब देखो कि इसमें हमें कुछ कमियां भी नजर आती हैं। ये जो एक्ट 2013 का बना, एक्ट 2013, इसकी ना कुछ कमियां हैं। इस एक्ट की कुछ कमियां हैं, जैसे कि पहली बात तो इसमें यह कहा गया कि ये जो स्वतः संज्ञान वाली बात आपने कही, इन लोगों के पास ऑलरेडी इतनी लाखों शिकायतें हैं, ये कहाँ किस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पारदर्शिता जो है वह समझ में नहीं आती कि ये, और एक और बात इनके लिए मतलब एक और लिमिट तय की गई कि ये किसी अधिकारी के खिलाफ अपने आप मतलब किसी की परमिशन लगेगी। अगर आपको शिकायतों की शुरुआत करनी है तो ये सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत शुरू नहीं कर सकते, ये इसकी कमी है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ स्वतः मतलब जो सो मोटो वाला है, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते, स्वतः संज्ञान ये नहीं ले सकते, ये इसकी पहली कमी हमें समझ में आती है। दूसरी बात ये किया जाता है, दूसरी कमी इसमें यह है कि इसमें प्रारूप बनाने पर जो है वह ज्यादा ध्यान दिया गया है कि प्रारूप क्या हो, ड्राफ्ट क्या हो, लेकिन उसकी विषय वस्तु क्या हो उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पे दूसरी इसकी कमी ये है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि गलत और ऐसी शिकायतें हैं कि जो लगभग मतलब धोखेबाजी की शिकायतें हैं, या फिर ज्यादा किसी मतलब बहुत गंभीर आर्थिक अपराध है, रिश्वतखोरी है। तो अगर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं तो यहाँ पर मतलब बहुत अंतर नहीं किया गया है चीजों में लेके कि हम किसके खिलाफ किस तरह की जो प्रक्रिया है वह अपनाएं, मतलब एक प्रक्रिया की भी अस्पष्टता जो है वह इसमें दिखाई गई है। साथ ही देखो कि अगर हम विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, उसके पीछे रीजन है कि अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर है, आप किसी चीज की शिकायत कर रहे हैं, आपको नाम लिखना होगा। अगर आप नाम नहीं लिख रहे हैं, ये एक्ट कहता है, बाद में इस कमी को दूर भी किया गया, बार बार आवश्यकता महसूस हुई, तो अनाम शिकायतों को ये नहीं देते हैं, अनाम शिकायतें इसको दर्ज नहीं करते, अनाम शिकायतों को दर्ज नहीं करते। नाम होना चाहिए,
अब लोग अपनी बिगाड़ना नहीं चाहते कि भाई सरकारी उसी दफ्तर में हमें काम करना है, पता चला हमने तो शिकायत करके हम हरिश्चंद्र बन गए, लेकिन आगे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, किसी को पता चल जाए किसने शिकायत की, फालतू में माहौल बिगड़ जाए। तो यहाँ पर आराम शिकायतों को स्वीकार नहीं करता और इससे भी एक जो प्रॉब्लम है वह हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि अगर मान लीजिए आप सादे कागज पे भी शिकायत नहीं कर सकते, वरना वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, भले ही आपने किसी चीज की डिटेल उसमें लिखी हो, तो शिकायतों में एक प्रॉब्लम है कि आपने प्रारूप फिक्स कर रखा है, आपने विषय वस्तु फिक्स नहीं कर रखी है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है, आपने इस कर्मचारी को कानूनी सहायता का प्रावधान कर रखा है, कानूनी सहायता। अब इसको आप कानूनी सहायता दे रहे हो, ये वैसे ही बच निकलेगा। अगर ये बच निकलेगा तो शिकायत करने का मतलब नहीं है, शिकायत करने का मतलब नहीं है, मतलब लोकपाल लोकायुक्त का कोई मतलब नहीं है ना। इसमें एक और टाइमलाइन की बाध्यता दी गई है, टाइमलाइन। इसमें कहा कि 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर आपको जो शिकायतें हैं उसको सुलझाना होगा, मामले की शिकायत करनी होगी, जांच करनी होगी। कुछ घोटाले, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि समय सीमा उसमें क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पर एक ये टाइम लिमिट जो है ये भी बाध्यता है कि 7 साल के भीतर आप इसमें शिकायत करेंगे। ठीक है, और इसमें हाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कि अब देखो, हमने जाना कि पीएम के खिलाफ अगर शिकायत है तब इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, और जो विशेष प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है, जो विशेष प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तो ये हो गया एक्ट 2013 की कुछ कमियां। ठीक है, अब आओ मैं कुछ संशोधन विधेयक 2016 की बातें आपको बताती हूँ। ये इसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं है, बट हम देखते हैं। ठीक है, चैप्टर में नहीं है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक जुलाई 2016 में पारित किया गया। अब देखो, इसमें यह कहा गया कि विपक्ष की मान्यता प्राप्त नेता अगर नहीं है तो ऐसे में लोकसभा का जो सबसे बड़ा दल होगा उसका जो नेता होगा, है ना, या विरोधी दल का जो नेता है, वह इसके चयन समिति का सदस्य शामिल होगा। साथ ही वर्ष 2013 के एक्ट में धारा 44 एक थी, उसमें भी संशोधन किया गया, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर ही जो लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट है, वो अपनी संपत्ति और दायित्व बताएगा कि उसकी संपत्ति जो है वह कितनी है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने एक देखा होगा कि ज्यादातर इंस्टा या इन सब पर जो अभी आ रहा है कि ये कैंडिडेट यहाँ से जीते, उनकी संपत्ति जो है वह कितने करोड़ है, कितनी नहीं है, वो सारी चीजें है ना। तो वो एक खुलासे की बात है कि संपत्तियों का एक ब्यौरा जो है वह आपको देना होगा। संशोधन विधेयक ये कहता है कि 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई और लोक सेवक अपनी संपत्तियों के और दायित्वों की जो घोषणा है वह सरकार द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से कर सकता है। तो पहले धारा 44 क्या कहती थी कि आप विद इन 30 डेज ये बताओगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन इस समय सीमा को क्या कर दिया गया, इस 16 के संशोधन में खत्म कर दिया। अब देखो, मान लो कोई अभी 30, 23, 24, 25 जब जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इस दौरान करंट अफेयर में अगर मान लो फिर से कोई एक्ट आ गया, कुछ आ गया, या एक मान लीजिए कि लोकपाल जो है उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, या फिर ज्यादातर जो पद है वह खाली है, या इनके पास शक्तियां कम है, तब ऐसे में क्या होगा, तब ऐसे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी कि इनकी कमियां क्या हैं और उपाय क्या है। बस इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक और, जो लोकपाल कर रहा है वही लोकायुक्त कर रहा है, बस लोकायुक्त जो है वह राज्यों के स्तर पर कर रहा है। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 क्या कहता है कि कानूनी रूप से मिलने के बहुत पहले, मतलब कई राज्यों ने भी अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति कर रखी थी, और इस मामले में महाराष्ट्र सबसे पहले है। सबसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा 1971 के आसपास लोकायुक्त की बात की गई थी। फिर हालांकि ओडिशा ने 1970 में अधिनियम तो पारित किया गया था, बट यहाँ पे नियुक्ति की बात की जाती है। समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, ओडिशा जो है वह एक्ट पहले लाया, लेकिन नियुक्ति तो पहले महाराष्ट्र ने कर ली ना। 70 में एक्ट ओडिशा में आ गया था, 71 में नियुक्ति महाराष्ट्र ने कर ली थी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ही फर्स्ट एक्ट जो राज्य है वह बनता है जिसने की लोकपाल की स्थापना करी। अब देखो कि लोकपाल का एक हमें जो कुछ पहलू दिखाई देते हैं कि अगर हम पूरे भारत में देखें तो सभी राज्यों में अगर इस तरह की संस्थाएं हैं तो उनकी रूपरेखा एक जैसी नहीं है, कहीं डिफरेंट है, कहीं डिफरेंट है, कहीं सदस्यों की चीज में अंतर है, सदस्यों को कैसे जो है वह चुना जाएगा उनके प्रावधानों में अंतर है। ठीक है, ये सारी चीजें। राज्य में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो देखो, देश के स्तर पर राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो राज्यों में जो लोकायुक्त होंगे उनके लिए
समिति आप बना लो, ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर हम नियुक्ति के लिए पूछें तब राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति है वह की जा रही है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष होगा और 5 वर्ष की अवधि तक और 65 वर्ष की उम्र तक, लेकिन ये भी हर जगह समान नहीं है, सभी राज्यों में समान नहीं है। तो यहाँ पर कुछ राज्यों के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 65 वर्ष की जो आयु है वह उन्होंने रख ली, ठीक है। इसके अलावा देखो कि विशिष्ट योग्यताएं क्या होंगी, किसे लोकायुक्त बनाया जाएगा, इस बात का भी जो प्रावधान है वह नहीं रखा गया। साथ ही वह शिकायतें तो मतलब दर्ज जो होती हैं उनकी जांच के लिए भी उनके पास इफेक्टिव जो पावर्स हैं, जो शिकायत को सुलझाने के लिए जो शक्तियां होनी चाहिए वो भी शक्तियां नहीं है, प्रॉपर शक्तियां उनके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें है ना। और इसके अलावा एक बात और, ये वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को दे रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल को दे रहे हैं, राज्यपाल बाद में राज्य विधानमंडल में रख रहा है। और हाँ, लोकपाल या लोक आयुक्त दोनों के पास जो शक्तियां हैं वह एडवाइजरी किस्म की है, सलाहकारी किस्म की है, मतलब कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार उसको माने और सरकार उसको ना माने। चलो आओ एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा। विश्व परिदृश्य, भारत में स्थिति, लोकपाल, 2013 का एक्ट, 2016 का संशोधन एक्ट, ठीक है, रिपोर्ट, लोकायुक्त, कमियां। तो हमने जाना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ओम्बड्समैन, ठीक है, भारत में स्थिति, लोकपाल, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के हिसाब से काम जो है वह काम क्या है, ठीक है, संशोधन जो अधिनियम 2013 है उसके कार्य, इसकी कमियों की बात की, विधेयक को जाना, लोकायुक्त जो कि राज्य के स्तर पर होगा, और पीवाईक्यूज इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाए तो आपसे कमेंट में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसको करेक्ट और चेक जरूर करूंगी। चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।